Hello, good morning student. In this video we study the stress strain graph. Okay, we already write in format. Stress strain graph is most important graph on all competitive examination like NEET, JEE, etc. ठीक. Okay, stress strain graph. If we increase the load on a vertical suspended wire like this, अगर हम क्या करेंगे, कोई किसी वायर पे अगर हम लोड इंक्रीज करेंगे तो उसका बिहेवियर कैसा होता है, वही क्या होता है स्ट्रेस और स्ट्रेन ग्राफ. ठीक ना. स्ट्रेस क्या होता है, जो हम फोर्स लगाते हैं पर यूनिट एरिया पे उसे स्ट्रेस करते हैं, और स्ट्रेन क्या होता है जो उसका लेंथ इंक्रीज होता है. ठीक है, तो उसके बारे में हम चलते हैं. ठीक है, और आप लोग इस पूरे टॉपिक को अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है. अब क्या करते हैं, फर्स्ट इन रीजन ओ ए, यानी यहाँ से ओ से ए तक वायर का बिहेवियर कैसा होता है. ठीक ना. इन रीजन ओ ए में प्रोपोर्शनल लिमिट होता है. इन रीजन ओ ए हुक्स लाइज वैली, हुक्स लाइज वैली. हुक्स लॉ में हम लोग क्या पढ़े थे, हुक्स लॉ होता है स्पेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. यानी इस वाले में देखिए स्ट्रेस जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे स्ट्रेन भी इंक्रीज हो रहा है. यानी एक दूसरे के क्या होता है प्रोपोर्शनल. इसे हम प्रोपोर्शनल लिमिट भी कहते हैं. ठीक ना. अब ये जो स्लोप ऑफ ओ यानी जो ओ है और इसका जो स्लोप होता है क्या मिलता है, यंग मॉडुलस. अब देखो कैसे, ये जो स्ट्रेस है और ये स्ट्रेन, यानी जो मिलेगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन मिलेगा, और यही होता है यंग मॉडुलस यानी वाई. यानी स्लोप ऑफ ओ ये लिख लेना, स्लोप ऑफ ओ विद यंग मॉडुलस. यहाँ पे लिख देना है, आप लोग लिख लीजिएगा स्लोप ऑफ ओ विद यंग मॉडुलस. यानी अगर हम स्लोप इसका निकाल लेंगे तो क्या मिलेगा, यंग मॉडुलस. ठीक है, और इस वाले रीजन में यहाँ से यहाँ तक हुक्स लॉ क्या होता है, वैलिड होता है. उसके बाद क्या पढ़ेंगे, इन रीजन ए बी, यानी यहाँ से यहाँ तक आने में क्या होता है. ठीक ना. इसे हम इलास्टिक लिमिट भी कहते हैं, और इलास्टिक लिमिट का डिफिनेशन मैंने पहले ही लिख दिया है. द मैक्सिमम स्ट्रेस विच ऑन रिमूविंग द डिफॉर्मिंग फोर्स बॉडी रिकवर कंप्लीटली इट्स ओरिजिनल स्टेट इज नोन एज इलास्टिक लिमिट. यानी हम स्ट्रेस लगाते हैं तो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाता है. मान लो अगर ये वायर है, इसमें हम फोर्स लगाएंगे तो नीचे आएगा, फिर उसके बाद कंप्लीटली अपना स्टेट वापस कर लेगा. उसे हम क्या कहेंगे, इलास्टिक लिमिट. यानी ओ से बी तक हमें क्या मिलेगा, इलास्टिक, ओ से बी तक इलास्टिक लिमिट रहेगा. ठीक ना. और यहाँ पे ओ से बी तक लिख देना है इलास्टिक रीजन है. ठीक ना. यहाँ से यहाँ तक सिर्फ इलास्टिक रीजन मिलेगा. यानी उसके वहाँ से अगर हम लोड को हटा देते हैं तो अपने वापस पोजीशन पे आ जाएगा. उसके बाद अगला रीजन क्या है, इन रीजन बी सी, यानी यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तब बियॉन्ड पॉइंट बी स्ट्रेस इंक्रीजेज रैपिडली विद स्मॉल स्ट्रेस. यानी अगर हम कोई वायर है उस पे स्ट्रेस लगाते जाएंगे तो स्ट्रेन भी इंक्रीज होता जाएगा, स्ट्रेन इंक्रीज होता जाएगा. उसके बाद अगर स्मॉल स्ट्रेस करेंगे तो उसकी लंबाई थोड़ी तेजी से बढ़ती है. यानी इस पॉइंट से अगर हम हल्का भी थोड़ा सा भी अगर स्ट्रेस लगाएंगे तो स्ट्रेन क्या होगा, रैपिडली इंक्रीज होगा विद स्मॉल स्ट्रेस.
तो ऐसे ही जिस पॉइंट से ऐसा होता है उस पॉइंट को हम यील्ड पॉइंट कहते हैं, और करस्पॉन्डिंग दिस पॉइंट जो स्ट्रेस होगा उसे हम यील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं, ठीक ना, या यील्डिंग स्ट्रेंथ। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। ये सब इंपॉर्टेंट है। प्रोपोर्शनल लिमिट कहां से कहां तक, O से A तक। फिर उसके बाद इलास्टिक लिमिट कहां से कहां तक, O से B तक, यानी यहां से वापस लोड अनलोड कर देंगे तो वो वापस आ जाएगा अपनी कंप्लीट ओरिजिनल पोजीशन पे। उसके बाद जो पॉइंट B है, ये क्या हम जानते हैं इसको, यील्डिंग स्ट्रेंथ, और ये जो पॉइंट B है यील्ड पॉइंट है। जो स्ट्रेस होगा, ये ना कि स्ट्रेन, यानी इसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन यहाँ पे होगा, स्ट्रेस यहाँ पे होगा। जो स्ट्रेस है हम यील्डिंग स्ट्रेंथ भी उसको कहते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन है, इस पे बेस्ड वो भी देखेंगे। उसके बाद अगर हम और स्ट्रेस बढ़ाते जाएंगे, हमने पहले भी दिया है इंक्रीज द लोड, यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रेस इंक्रीज कर रहे हैं। तो जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे तो कुछ टाइम स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होगा, यानी प्रोपोर्शनल लिमिट फॉलो होगा, यानी उसके बाद यहाँ तक आएगा। उसके बाद जो A से B तक जो स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल नहीं रहेगा, इसलिए कर्व मिलेगा। क्यों? क्योंकि प्रोपोर्शनल नहीं है, प्रोपोर्शनल रहेगा तो लीनियर मिलता है, ठीक ना, लीनियर लाइन। उसके बाद कर्व हो जाएगा। इसके बाद जो पॉइंट भी है, उसके बाद अगर हम स्ट्रेस और करते हैं तो बहुत ही रैपिडली वो उसका स्ट्रेन होने लगता है, स्ट्रेन यानी लंबाई इंक्रीज होने लगता है, ठीक है, लेंथ। ठीक है, उसके बाद जो पॉइंट डी है ये मैक्सिमम स्ट्रेस होता है, यानी अगर हम उससे ज्यादा स्ट्रेस करेंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा, और पॉइंट डी की करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होता है उसे हम ब्रेकिंग स्ट्रेस भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो अपने आप बियॉन्ड द पॉइंट डी, यानी इसके बाद जो है वो जो वायर है लिक्विड लाइक बिहेव करने लगता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो पॉइंट ई है, ई पे आके वो टूट जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए जो यील्ड पॉइंट हो गया, किसको कहेंगे, बी को यील्ड पॉइंट है, और स्ट्रेंथ जो स्ट्रेस होगा उसी को हम कहेंगे यील्डिंग स्ट्रेंथ। और जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है वो क्या मेजर करता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो ये भी ध्यान रहे। ठीक है, उसके बाद पॉइंट डी, इसमें क्या होता है, ब्रेकिंग स्ट्रेस मिलता है। द स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू फ्रैक्चर ऑफ ए मटेरियल इज कॉल्ड ब्रेकिंग स्ट्रेस, यानी वो स्ट्रेस जो हम किसी मटेरियल को फ्रैक्चर कर दे, यानी वो टूट जाता है, उस स्ट्रेस को क्या कहते हैं, ब्रेकिंग स्ट्रेस। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब पहले देख लीजिए एक बार फिर से, मैं जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ। ये ग्राफ किसके किसके बीच है, स्ट्रेस और स्ट्रेन, ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन यही हम पढ़ते हैं क्वेश्चन में, स्ट्रेन यहाँ पे, स्ट्रेस यहाँ पे, तो बिहेवियर सब चेंज हो जाएगा। यानी बिहेवियर नहीं चेंज होगा, यानी उसकी मतलब वही रहेगा, बस हमारा कैलकुलेशन अलग तरीके से होगा। इसमें क्या है, रीजन, ठीक है, ओ ए से हमें क्या मिलता है, प्रोपोर्शनल लिमिट, उसमें हुक्स लॉ क्या होता है, वैलिड होता है, क्योंकि स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है। उसके बाद क्या होता है, यंग मॉडुलस हमें मिलता है, स्लोप ऑफ ओ ए, जो अगर हम इसको फाइंड करेंगे, इसका स्लोप निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें, यंग मॉडुलस मिल जाएगा। उसके बाद इलास्टिक लिमिट होता है, यानी ओ से बी तक इलास्टिक लिमिट, यानी लोड जो है हटा लेंगे तो अपने पोजीशन पे आ जाता है। और पॉइंट बी यील्ड पॉइंट कहलाता है, जो स्ट्रेस होगा यील्डिंग स्ट्रेंथ कहलाएगा। उसके बाद जो है जो इलास्टिक लिमिट होता है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद यील्ड पॉइंट ये भी हो गया। अब देखिए ब्रेकिंग स्ट्रेस, उसके बाद और लोड करेंगे तो यहाँ पे ब्रेकिंग स्ट्रेस मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक इलास्टिक रीजन होता है, और बी से सी तक प्लास्टिक रीजन होता है, ठीक है। बी से सी तक, बी टू बी तक प्लास्टिक रीजन, ओ टू बी तक इलास्टिक रीजन, यानी सब इसमें इंपॉर्टेंट है, लिख लेना है। उसके बाद इसके बिहेवियर के आधार पे, स्ट्रेस और स्ट्रेन के आधार पे मटेरियल 3 कैटेगरी में होते हैं, ठीक है। फर्स्ट होता है डक्टाइल मटेरियल, डक्टाइल, और उसके बाद क्या होता है, सेकेंड ब्रिटल मटेरियल, ब्रिटल, और थर्ड क्या होता है, डक्टाइल हो गया, ब्रिटल हो गया, और थर्ड हम लिखते हैं इलास्टोमर, 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 ठीक है। डक्टाइल मटेरियल में क्या होता है,
लार्ज प्लास्टिक रेंज होता है, ठीक है। जो प्लास्टिक देखिए यहाँ से आने देखिए सीधे साथ कर देना, इसको मत बनाना अपने नोट में, यानी इस साइड प्लास्टिक रेंज, इसके इस साइड इलास्टिक रेंज, ठीक है। तो ये जो डक्टाइल मटेरियल, द मटेरियल विच है लार्ज प्लास्टिक रेंज, यानी जो प्लास्टिक रेंज लार्ज होगा उसे हम क्या कहेंगे डक्टाइल, और जो जिसका ये जो प्लास्टिक रीजन बहुत ही इस्तेमाल होगा उसे हम ब्रिटल कहेंगे। ब्रिटल का एग्जांपल क्या होता है, ग्लास, ये भी लिख लेना। और डक्टाइल का होता है सीट बनाने के काम होता है, यानी चादर, ठीक है। तो इसमें आयरन, कॉपर, ये सब एल्युमिनियम लिख सकते हैं, ठीक है। तो डक्टाइल भी, ब्रिटल भी। अब इलास्टोमर क्या होता है, इलास्टोमर का एग्जांपल रबर होता है, रबर। अब इसमें कैसे समझेंगे, रबर में यानी जो हम बढ़ाते जाएंगे तो स्ट्रेन होता जाता है, ठीक है, स्ट्रेन होता जाता है, यानी उसके बाद कुछ टाइम बाद ही, यानी स्ट्रेन के कुछ टाइम बाद अगर और स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो वो टूट जाता है, उससे वैसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं इलास्टोमर। तो ये इंपॉर्टेंट है, लिख लो। अब इस पे एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। हेलो स्टूडेंट, इस टॉपिक को नोट कर लो। अब देखो क्या होता है इलास्टिक हिस्टेरेसिस, एरिया अंडर कर्व गिव इलास्टिक हिस्टेरेसिस, यानी स्ट्रेस सेम ग्राफ में अगर हम लोड को इंक्रीज करते तो इस तरह से ग्राफ बनता है। लेकिन देखो यहाँ पे पॉइंट सी जो है, अगर यहाँ के आगे अगर लोड इंक्रीज कर दे बियॉन्ड द पॉइंट बी इट इंक्रीज स्ट्रेस, देन इट नॉट रीगेन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, इट है परमानेंट स्ट्रेन, यानी इसके बाद जो है अगर हम स्ट्रेस को हटा लेते हैं तब भी ये अपने पोजीशन पे नहीं जाता है, और ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तो यानी ये ऐसा कर्व बन जाएगा। तो ये जो एरिया मिलेगा हमें क्या मिलेगा, इलास्टिक हिस्टेरेसिस, यानी एरिया अंडर कर्व गिव इलास्टिक हिस्टेरेसिस। और ये 3 पॉइंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और इसमें न्यूमेरिकल देख लेते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ वायर ए टू बी, यानी हमें क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है यंग मॉडुलस ए का और बी का रेशियो, यानी वाई ए वाई बी। तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जो स्लोप फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा, यंग मॉडुलस, यानी वाई ए इक्वल टू स्लोप ऑफ ए टू द स्लोप ऑफ बी, यानी ये फाइंड हो जाएगा। यानी यही जो कर रहा है यंग मॉडुलस कब मिलेगा, जब इसका स्लोप हम फाइंड करेंगे, यानी स्लोप ऑफ ए तो ये वाई ए का यंग मॉडुलस, स्लोप ऑफ बी तो वाई बी का यंग मॉडुलस। तो स्लोप ऑफ ए यानी यहाँ पे हम एंगल देखेंगे ये कितना है 30 डिग्री। स्लोप फाइंड करने के लिए हमें tan यूज करना पड़ता है, यानी tan 30 डिग्री। अब ये क्या हो जाएगा स्लोप ऑफ बी, यानी 30 30 60 हो गया, कितना बचा 30 90, क्योंकि ये राइट एंगल है तो कितना मिला ये tan 60 अंश, ये कितना हो जाएगा 30 और ये 30 60 हो गया, यानी tan 60 डिग्री। तो क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 और इसका क्या होता है tan 60 डिग्री का √3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/√3 और ये नीचे का पहले से √3 है तो क्या हो जाएगा 1/3, यानी 1:, रेशियो ऑफ वाई ए इज टू वाई बी क्या हो जाएगा 1:3, यानी आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, क्लियर। यानी ऐसे फाइंड करते हैं और एनसीईआरटी की जब सॉल्व करेंगे उसमें भी 1-2 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन होमवर्क में देता हूँ वो आप लोग लिख लीजिए। हाँ, तो इसमें ये है फाइंड करना है कि किस वायर किस मटेरियल का टेम्परेचर मैक्सिमम, बस क्वेश्चन इतना ही है। तो आप लोग फाइंड करना है T1 मैक्सिमम है T2 मैक्सिमम है, यानी बस इसमें देखिए स्ट्रेन यहाँ पे हो गया, स्ट्रेस यहाँ पे, ये होमवर्क है और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देना। ठीक है, नंबर बताइए।